मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जय माता दी, जय माता दी। अरे वाह, कितना बढ़िया शब्द बोला, जय माता दी। सुबह सुबह सही दर्शन हो गए हमारे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में ठंड कैसी है? आज तो नॉर्मल ही लग रही मुझे। वैसे हम इतनी मोटी मोटी जैकेट डाल लेते तो फिर ठंड का क्या पता चलेगा। फिर भी ठीक ठाक हो है, नॉर्मल। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे आते, सीधी बात, नो बकवास। ये हो चुके हैं अंत में शून्यों की संख्या। ये वाला करा चुका हूँ, ऐसा सवाल। यहाँ से आए पीछे करिए मेरे बच्चे। हाँ भाई, हिमांशु ठीक कह रहा है। आइए जी। यदि समानांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है तो 29वां पद तथा 19वें पद के बीच का अंतर ये देखिए यार, आपने पढ़ाई तो होगा ही। देखिए मेरे भाई, पहले आप इस पे आइए, फिर इस पे आते हैं, छोटे सवालों पे आते हैं। पढ़िए इसको। कहते हैं 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 10 मोर देन 5th टर्म एंड द सम ऑफ दिस टर्म इज 32। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ऐसे कह रहा है, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं सिखा दूँ। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं इसी सवाल को करा रहा हूँ। देखिए जी, सवाल में कह रहा है 10th टर्म ऑफ एन एपी, किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की 10th टर्म उसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की 5th टर्म से 10 अधिक है। ठीक है जी, उससे 10 अधिक, ऐसा सवाल ने कहा। एंड द सम ऑफ दीज टर्म, यानी 10th टर्म और 5th टर्म, इनका जो सम है वो 32 है। इनका सम क्या है? 32। तो 10th टर्म क्या होगी? a+90। 5th टर्म क्या होगी जी? a+40। a+90 -a -40, 10। ए से ए निपटालोगे, 9 में से 4 गया 5d। 5d की वैल्यू 10 आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 2। हाँ है ना? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 मोर देन 5th टर्म यदि एक समानांतर श्रेणी का 10वां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है तथा उनका योग 32 है। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, इनका योग 32 है तो 10th टर्म हो जाएगी a+9d, और d की वैल्यू आप जानते हैं 2 है, तो 9 दूनी 18। 5th टर्म हो जाएगी a+4d, d की वैल्यू 2 है।
बराबर 32। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया जी 26। तो ए और ए 2a, 26 उधर जाएगा माइनस का, 32 और 26 गया 6, ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 3। हाँ है ना, ए की वैल्यू 3 है। तो कह रहा 18वां पद ज्ञात करिए। 18वां पद ज्ञात करिए तो a प्लस 17d। तो a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू है 2। तो 17 दूनी 34 और 3 37, मतलब 18वां पद 37 होगा। समझ पाए? हाँ है ना, चलिए करिए। देखिए जी, T2 प्लस T3 8 है, T3 प्लस T7 14 है। देन फाइंड द 11 टर्म। तो मेरे बच्चे T2 क्या हुआ, a प्लस 1d। T3 क्या हुआ, a प्लस 2d। समय 8, 2a प्लस 3d 8। T3 कितना है जी, a प्लस 2d। T7 क्या है, a प्लस 16 14, 2a प्लस 8d 14। हाँ है ना। अब कहानी ये है मेरे बच्चे, हमें इन्हें सोल्व करना होगा। हमें इन्हें सोल्व करना होगा, ए और डी की यहां से वैल्यू निकालनी होगी। भाई ये समझिए, 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d बराबर 14 है। सोल्व करोगे माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये 8 में 3 गया 5d आएगा, माइनस का 14 में 8 गया 6 आया। तो d की वैल्यू आ रही है 6/5। माइनस दोनों जगह आएगा तो कट जाना है। हाँ है ना।
क्या किसी भाई को दिक्कत है? बहुत बढ़िया। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के ए निकालो। जैसे ही रख लेते हैं 2a। ए डी की वैल्यू कितनी है जी? 6/5। 6/5 बराबर 14। 5 से सबको गुना करोगे 10 ही आएगा। ये 14×5 = 70 होगा। ये 8×6 = 48। 70 में से 48 घटाओगे क्या बचेगा? 70 में से 48 घटाओगे 22 बचेगा। 2×5 = 10, 2×11 = 22। तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 11/5। ए की वैल्यू आ जाएगी 11/5। अब आपसे पूछ रहा है इसका 11वां पद क्या होगा। तो देखिए यार, इसका 11th टर्म जो निकालना है, तो 11th टर्म का फार्मूला होगा ए प्लस 10d। हाँ है ना? तो ए की वैल्यू क्या है? 11/5। 10d की वैल्यू क्या है जी? 6/5। तो 10×60 और 11 कितना हो गया जी? 71/5। ये मेरा आंसर आ गया। 71/5 कर लो। 14 जीरो तो नहीं होगा यार। 70 ये गलत दे रखा है। 14.2 आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी ठीक होता। ऑप्शन सी 14.2 आंसर सही होगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? आप समझ पाए या नहीं? अच्छा, ये बात आप जानते भी हैं कि जैसे मैं थर्ड टर्म पूछूंगा तो a+2d होनी है। फोर्थ टर्म पूछूंगा a+3d होनी है। 100 टर्म पूछूंगा तो a+99d होगा। यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे एक छोटी होनी है बस, और कुछ नहीं है। तो इस चीज को जितना जल्दी से खींचा जा सके खींचने का प्रयास करिए। करिए प्लीज। हम्म। देखिए जी, सवाल ये है कि थर्ड टर्म एंड 15th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आर 13 एंड 21। तो थर्ड टर्म हो जाएगी a+2d, ये है 13। और 15th टर्म हो जाएगी a+14d, ये है 21। तो कहता है व्हाट इज द 13th टर्म, तो 13वां पद क्या होगा मेरे बच्चे? a+12d। आप सोचिए इनका कोई शॉर्टकट है? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान है यार, यहाँ से कैंसिल होती चली जाएंगी चीजें, कट जाएगा। 14 में 2 गया, 12, 21 में 13 गया, 9। तो डी की वैल्यू आएगी 9/12 यानी 3/4। वो वहां रख दो, फिर ए की वैल्यू निकाल दो एक इक्वेशन में रख के। ठीक है, करना पड़ेगा काम, बैठ के कुछ नहीं होगा। करिए प्लीज। भाई पीयूष को पता होगा।
देखिए मेरे बच्चे, ये एक एग्जाम होता है, यूपीएससी लेता है, एपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। ये उस चीज का एग्जाम है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस 10th टर्म प्लस 15th टर्म प्लस 20 टर्म प्लस 24 टर्म, इनका जो सम है वो 225 है। T1 क्या हुआ, ए। T5 क्या हुआ, ए प्लस 40। T10 ए प्लस 90, ए प्लस 14D, ए प्लस 19D, ए प्लस 24 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 23D, इक्वल टू 225। हाँ है ना। रुक जा। देखिए मेरे बच्चे, इन सबको जोड़ लीजिए तो ए ए ए ए ए ए 6 बार आ रहा, तो 6 है। डी को जोड़ेंगे, 4 9 13 और 14 27, 27 को छोड़ दो अलग, 27 और 23 हो गया कितना, 50, 50 और 19 69D, बराबर आया जी 2 2 5। कुछ कट रहा है कॉमन, आप कहेंगे जी हाँ। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, यानी 2A प्लस 23D इक्वल टू 75। है ना, 2A प्लस 23D इक्वल टू 75। अब मेरे बच्चों पूछ ही रहा है कि इन सबका जोड़ बता दीजिए ना, सॉरी यहां तक की बात होगी। तो T1 प्लस T2, तो कह रहा है जी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, और ऐसे लगातार 24 पदों का योग। ये लगातार नहीं थे, पहले का 5वीं था, फिर 10वीं था, फिर 15वीं था, फिर 20वीं था, फिर 24वीं था। अब ये नहीं कह रहा कि एस इनका योग बताओ, इनका तो दे ही रखा है 225। वो कह रहा है कि पहली 24 लगातार टर्म का योग बताइए। हाँ है ना, पहली। बेटा 1D क्यों आएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अगर मेरे बच्चे यहाँ वन एन की जगह 1 लगा देंगे तो ये ए, 1 में से 1 गया 0, 0 × डी करोगे तो क्या आएगा, 0D आएगा, यानी T1 आ जाएगा ए। इसमें कहाँ मुश्किल है। तो कह रहा है पहले 24 पदों का योग ज्ञात करो। तो भाई सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का सूत्र क्या होगा, n/2, हाँ है ना, 2A प्लस n माइनस 1 × डी। तो देखो जी 24 टर्म है, 24/2 यानी 12 आया। 2A, ए की वैल्यू हमने दे रखी, अच्छा निकालनी नहीं है, दे रखी सीधी सीधी। ये आया 2A, ये 24 में से गया 23D। तो मेरे बच्चे ये 2A प्लस 23D की वैल्यू हमको दे रखी, 2A प्लस 23D की वैल्यू दे रखी कितनी, 75। 12 × 75, 12 5 60, 12 7 84 और 6 90। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 900। हाँ है ना, कितना आंसर आ गया जी, 900। देखिए जी ये अपने आप में बेहतरीन सवाल है। ये वही पीछे जो सवाल छोड़ा था वो ये वही है, करिए इसका।
देखिए जी, कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म ऑफ द सेम एपी। कहता है पहले 11 पदों का योग वही है जो पहले 19 पदों का योग होगा। तो ये हो जाएगा 11/2 2a प्लस n माइनस 11 में से 10 गया ना, 1 गया 10t। यहाँ लोगे 19/2 2a, 19 में गया 18d। तो ये कुल मिला के कहानी हुई। 11/2 को इससे करेंगे 11a आ जाएगा मेरे बच्चे, इससे करेंगे 55d आएगा, इससे करेंगे 19 से आएगा, इसको इससे करेंगे 19 में 171d आएगा। 19 इधर आएगा या उधर उधर ले जाओगे तो ये 8 आएगा, हाँ है ना। और ये इधर आएगा तो कितना बचेगा रे, 11 में से 5 गया 6, हाँ है ना। और भैया 6 में से 5 गया 1, 116d बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 4 नीम 36 बराबर 0। पूरे में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस 29d की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, 0, हाँ है ना। अब पूछ ही रहा है कि इस सीरीज के पहले 30 पदों का योग ज्ञात करो। तो फार्मूला होगा 30/2 2a प्लस n माइनस 1, तो 30 में से 1 गया 29d, हाँ है ना। तो 30/2 यानी 15। और मेरे प्यारे बच्चों 2a प्लस 29d की वैल्यू कितनी है, 0। तो सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, हाँ है ना। यानी इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, 0। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, ये अपने आप में भयंकर सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत ही भयंकर है। कहता है यदि दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का अनुपात इतना इतना है तो उनके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। कहता है दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का अनुपात। भाई दो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है। एक सीरीज मान लेते हैं a, फिर दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। इस तरह की एक सीरीज मान लेते हैं। एक सीरीज ऐसी मान लेते हैं कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2d, और ऐसी मान लेते हैं। यानी हम ये चीजें मान लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों में किसी में दिक्कत होगी, हाँ है ना। ये चीज बड़ी साफ सुथरी चलेंगी। दो अलग अलग हमने ईपी मान ली, हाँ है ना। अब क्या कह रहे हैं
कह रहे जी इनके n पदों के योग, तो भैया इस सीरीज के n पदों का योग क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसके n पदों का योग क्या होगा जी, n/2 2a कैपिटल में प्लस n-1 कैपिटल डी। ये इनके n पदों का योग होगा, हाँ है ना, बोलो। और कहता है इनका जो रेशियो है वो है n² + 1 अपॉन 2n-3। तो कह रहा है उनके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे इस सीरीज की 10th टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे सर a + 9d। और इस सीरीज की 10th टर्म क्या हो जाएगी सर, a + 9d। तो कह रहा है ये रेशियो निकाल के बताओ इधर का। अब एक और सवाल पढ़िए, समझिए, देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, लैंग्वेज से मिलान हो रहा है शब्द से शब्द या नहीं हो रहा। इंग्लिश में कुछ और है, पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ टू डिफरेंट AP is n² + 1 = 2n-3। बिल्कुल ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 8th टर्म ऑफ दिस टू। अच्छा यहाँ 10वां मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिस्ट ने मिस्टेक की, 10th टर्म कर लो। अब हिंदी इंग्लिश में सही हो गया, सेम हो गया। 8th का निकालना वो भी आसान है, पर फिर भी आप समझ लो। अब आप एक बार सोचो कैसे करा जाए। हटा दे इसे। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही भयंकर टाइप सवाल है। मैं आपको कहूं कि 5a = 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। आप कहेंगे सर 5a = 40, तो a की वैल्यू 40/5, यानी सर आंसर आएगा 8। सर आपका उत्तर होगा 8। 8 बिल्कुल सही उत्तर है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं a + b = 10, a + b = 10, a + b = 10, अब मुझे a और b की वैल्यू निकाल के बताइए। अब आप कहेंगे कि सर फंस गए, ये एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है, मैं इसको समझो मिटा रहा हूं। आप कहेंगे सर यहां से a और b की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं a की वैल्यू 0 लूं तो b की 10 आ जाएगी। कोई और होगा वो कहेगा जी मैं तो a की वैल्यू 20 लूंगा तो b की वैल्यू -10 आ जाएगी। कोई और होगा वो कहेगा मैं तो 3 लूंगा तो b की 7 आ जाएगी। तो यहां आप कुल मिला के एक चीज देख रहे हैं क्या, कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं तो आप इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है
तो इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये फाइंड आउट करना काफ़ी गलत हो जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी एक इक्वेशन हो, इक्वेशन समझते ना, जो इक्वल का साइन, एक इक्वेशन हो और एक से ज्यादा समीकरण, ना सॉरी, एक से ज्यादा वेरिएबल। वेरिएबल से मेरा मतलब है ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे वेरिएबल बल हो, तो हम इनका मान नहीं निकाल सकते, 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 है ना। एक इक्वेशन हो और एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो हम इनका मान नहीं निकाल सकते, ये बात तय हुई मेरे बच्चे। बात के अर्थ को समझिए ध्यान से। अगर एक इक्वेशन और एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो हम उनकी वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में ऐसा कोई सवाल दे रहा है, और फिर वो आपसे पूछे कि बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा कि सर कैन नॉट डिटरमाइन, निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक इक्वेशन और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा पेपर में सवाल आता है तो आपका जवाब यही होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन दे ही नहीं रखा, मतलब उत्तर निकाल रखा है। फिर क्या कहानियां चल रही हैं इसमें, तो उन कहानियों की तरफ गौर फरमाते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे चीजें समझाता हूं। एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं कंपैरिजन। हिंदी में कहते हैं तुलना। हाँ, तुलना। जैसे एक सवाल दे दिया आपको, 1/a+b, 1/b+c, और लिख दिया है 31/17, 31/17। ऐसे सवाल दे दिया कि इफ ये इक्वल टू ये, फाइंड a+b+c, और चारों ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है। मतलब कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि कैन नॉट डिटरमाइन, किसी में 10 लिखा होगा, किसी में 12 लिखा होगा, किसी में सही उत्तर लिखा होगा, किसी में कुछ और लिखा होगा। मेरा कहने का मतलब है कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि कैन नॉट डिटरमाइन। तो इस सिचुएशन पे आके आप लोग फंस जाएंगे, क्या फंस जाएंगे, आपको लगेगा कि यार इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए, लेकिन कैन नॉट डिटरमाइन है नहीं ऑप्शन में, तो फिर क्या करें। तो जब ऐसी बात आ जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि सवाल को कंपैरिजन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करें। समझाता हूं कंपैरिजन क्या होता है। शायद एक सवाल में समझ नहीं आए, दो में समझा देंगे, आप घबराए ना बिल्कुल। देखिए, कंपैरिजन का मतलब होता है, अरे यार ये यहां गलत लिख दिया मैंने अभी भी, 1/c। मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं कंपैरिजन का मतलब होता है जैसा ये यहां लिखा है ना, इस नंबर को ऐसी ही फॉर्म में लाओ। कैसे लाएं भाई, एक बात बताइए, 31/17 लिखा है यहाँ, 31/17 लिखा, हाँ है ना। मैंने कहा कि कंपैरिजन का मतलब जैसा ये है वैसे ही रूप में इसको लाने का प्रयास करिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि देखिए सर, यहां एक लेके आना है तो मुझे 31 से भाग देना पड़ेगा इसे। ऊपर भाग दोगे तो भाई नीचे भी देना पड़ेगा। ये मैंने गलत ही डाटा लिख दिया, कोई डाटा दूसरा बदल देता हूँ।
17/31 लिख देता हूं। अब ठीक है मेरे बच्चों, माफ करिए। तो इसे कंपेयर करेंगे इसके रूप में, तो क्या करेंगे, 17 से यहां पे ही भाग दे देंगे, यहां पे ही भाग दे देंगे। ऐसा करने पे ये ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 31/17। हाँ है ना, 1/31/17 ये बन जाए। तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि यार 1 तो 1 से कंपेयर हो गया। अब यहां जो ये 31/17 लिखा है ये भी a+1/b की फॉर्म में लिखा है, यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। तो करो क्या, इस 31/17 को भाग दो, यानी 31/17 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 एकम 17, पाड़ा पड़ा बचा कितना, 14/17। हाँ है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 14/17। तो आप कहेंगे सर बहुत सुंदर, यहाँ पे a प्लस था तो यहाँ पे भी a प्लस आ गया, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लाना होगा। कैसे लाएं सर 1? फिर से वही नियम, यहाँ पे भी 14 से भाग दे दो, यहाँ पे भी 14 से भाग दे। तो ऐसा करने पे ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ 1 है, यहाँ 14 से 14 कट के 1 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा, 17/14। 17/14, लेकिन समस्या ये है कि नीचे वाली वैल्यू को भी b+1/c लिखा हुआ, यानी मिक्स फ्रैक्शन में। तो भाई 17/14 को क्या लिख सकते हैं, तो 14 एकम 14, 3/17, 14। हाँ है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3/14। भाई सोल्व करोगे तो 14 एकम 14 और 3 17/14 ही हुआ। हाँ है ना। अब आप कहोगे जी यहाँ पे फिर से 1 आ रखा है, 1 2 3 तीसरे के ऊपर 1 है, तो 1 2 तीसरे के ऊपर 1 आना चाहिए। 1 कैसे लाया जाए, तो 1 लाया जाएगा जी, ऊपर 3 से भाग दे दो, नीचे भी 3 से भाग दे दो। ऐसा करने पे ये 1 आएगा, ये 1 आया, 1 आया, ये 1 आया, और 3 से 3 कट के यहाँ 1 आ जाएगा, और नीचे आएगा 14/3। नीचे आ जाएगा 14/3। हाँ है ना। अब आप देखेंगे कि जो रूप यहां लिखा हुआ था वैसा ही रूप आपके सामने यहां आ गया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, और जब हम इसे कंपेयर करने जाएंगे तो हम कहेंगे कि देखिए सर, c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14/3, है ना। b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, और सर ऐसे ही a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इस बात को पहले सोचिए, समझिए, फिर मैं इसी में और आगे बात करूंगा आपसे। कर पाए मेरे बच्चे? देखिए ये एक सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन है जो इसके बाद स्टार्ट होना है, तो वहाँ ये एक चैप्टर है मिक्स फ्रैक्शन, वहाँ मैं खूब डिटेल से इसे पढ़ाऊंगा भी आपको। यहाँ मेरा उद्देश्य है केवल आपको ये समझाना है कि कई बार जब चीज़ें सोल्व नहीं हो रही होती, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर होता, लेकिन फिर भी पेपर में कैन नॉट डिटरमाइन आंसर नहीं देता, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है सवाल में कि कंपैरिजन के थ्रू आंसर निकलवाता है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें कंपैरिजन करना होता है। अब मैं सवाल पे आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब गौर से देखिए इस बात पे। कितने
वेरिएबल है, एन एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है, डी एक वेरिएबल, तीन, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, पांच। यानी इक्वेशन एक है, इक्वेशन ये वाली एक ही है। इक्वेशन का लो जब एक बार इक्वल का साइन लगे, तो इक्वेशन तो मेरे प्यारे बच्चों एक है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? पांच। कौन सा? एक तो एन है, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल डी, तीन, फिर कैपिटल ए कैपिटल डी, पांच। एक इक्वेशन पांच वेरिएबल, कैसे संभव है सोल्व कर पाना? कोई माई का लाल हल नहीं कर सकता, सोल्व नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर पेपर में ऐसा सवाल दे दिया जाए और उसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन ना दे रखा हो, तो फिर उस सिचुएशन में आपको उसको हल करना होगा, सोल्व करना होगा। तो कैसे सोल्व करें? तो फिर आप कोशिश ये करें कि जो ये टर्म लिखी हुई है ऊपर आपके सामने, इसको इस पोजीशन पे लेके आए। तो देखो यार, एन बाई टू से तो एन बाई टू उड़ा दोगे। अब आपको चाहिए ए प्लस 90, यानी स्मॉल ए डी, और ए का कोफिशिएंट क्या चाहिए? वन चाहिए। तो वन चाहिए तो क्या करो, दो से भाग दे दो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। भाई कर सकते हैं ना ऐसा? और अगर मेरे बच्चों ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको मुझे। तो देखिए ध्यान से जरा, ऐसा करते हैं, दो से दो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, ये बचेगा ए प्लस एन माइनस वन बाई टू डी, ये बचेगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन बाई टू कैपिटल डी, और ये वैल्यू आई एन स्केयर प्लस वन अपॉन टू एन माइनस थ्री। कंपेरिजन आप यहां से यहां भी कर सकते हो और यहां से यहां पे भी, लेकिन यहां आपका दिख नहीं रहा कंपेरिजन। तो करोगे क्या? यहाँ स्मॉल ए, यहाँ स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल डी है, यहाँ स्मॉल डी, कैपिटल डी है कैपिटल डी है। मतलब एन माइनस वन बाई टू की जगह आपको क्या लिखना होगा? नो लिखना होगा, तो ये स्टेटमेंट सेट हो जाएगी। तो एन माइनस वन बाई टू की जगह अगर आपको नो लिखना है, तो एन माइनस वन की वैल्यू नौ दूनी अट्ठारह, तो एन की वैल्यू आ गई अठारह और एक उन्नीस, यानी एन की वैल्यू मेरे बच्चे उन्नीस है। और अगर एन की वैल्यू ही आपको मिल गई तो आपको इसका रेशियो निकालना था। तो 18 मतलब 19 रखेंगे, तो 19 में से एक गया 18, 18 का आधा 9, 19 में एक गया 18, 18 का आधा 9, यहां रखेंगे तो 19 का वर्ग कितना हुआ? 361, और एक 362, और 19 दूनी 38, 38 में तीन गया 35। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 19 ही आ रही थी ना भाई, 9 था ना, तो 19 में से एक गया 18, आते तो 9, ठीक है, 9 का वर्ग, सॉरी 19 का वर्ग होता है 361, और एक 362, और 19 दूनी 38 में तीन गया 35, कटता है नहीं, तो 362 बटे 35 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 362 बटे 35 आपका सही उत्तर होगा। इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है वो एट्थ टर्म के हिसाब से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हर एक सवाल करा जा सकता है इस तरीके से। तो ये सवाल को करने का एक तरीका है, हाँ है ना? ऐसा ही एक सवाल और ले लेते हैं। पढ़िए जी, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी इज 2n+1 एंड 2n-1। देखिए जी, मतलब दो अलग अलग एपी लेंगे तो एक n/2 बनेगा, 2a+n-1 इंटू डी बन जाएगा। दूसरी का लेंगे तो n/2, कैपिटल लिख लोगे तो 2a+n-1 इंटू कैपिटल डी बन जाएगा। और ये रेशियो है 2n+1/2n-1। हाँ है ना। तो कह रहा है इसके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करो इसमें, ठीक है। तो ए +90 और भाई a+10d। मैं इसका शॉर्टकट भी समझा रहा हूँ। देखिए मेरे बच्चे, घबराना बिल्कुल नहीं है। काम वही है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल सोल्व हो नहीं सकते, तो ए है तो सिंगल ए लाने के लिए दो से यहाँ पे भाग, दो से यहाँ पे, दो यहाँ से भी, दो यहाँ, ऊपर नीचे दो दो से कर दिया। तो यह आएगा a+n-1/2d। यहाँ आएगा कैपिटल ए +n-1/2 कैपिटल डी। ये 2n+1/2n-1। जब कंपेयर कर रहे होंगे तो n-1/2 किससे कंपेयर हो रहा होगा? 9 से। तो n-1/2 कंपेयर हो रहा है 9 से, तो n की वैल्यू 9 दूनी 18 और 1 19 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू 19 रखने पे सेट हो रहा है। 19 में 1 18/2 9 आएगा, 9 आए, और ये कितना था? 9। 9 ठीक है। तो अब n की वैल्यू 19 आ गई, तो 19 दूनी 38 और 1 39, और 19 दूनी 38 में 1 गया 37, तो आंसर आएगा 39/37। 39/37, हाँ है ना। अब आपने एक चीज गौर की होगी, पिछले वाले सवाल में भी पिछले वाला सवाल ऊपर था, इस वाले सवाल में भी जो यहां वाली वैल्यू n-1/2 से कंपेयर होती है, n-1/2 से कंपेयर होती है। तो इसको पेपर में करने का तरीका यह है कि जोन सी भी टर्म आप चाह रहे हैं, जोन सी भी टर्म आप चाह रहे हैं, जैसे आप यहां पे चाह रहे थे कि भाई 10वें पद का अनुपात ज्ञात करें, क्या होगा? 10वें पद का अनुपात ज्ञात करें क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, जोन सा पद आप चाह रहे हैं, जैसे 10वां चाह रहे हैं ना, उसे 2 से गुना करके 1 घटा दो। 10 दूनी 20 में गया 19, ये आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। यहां रख दो 19 दूनी 38 और 1 39, 19 दूनी 38 में से 1 गया 37, 39/37 आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। हाँ है ना। जैसे इस वाले सवाल में अगर मान लीजिए आपके 8वें पदों का अनुपात पूछा होता, जो हिंदी में पूछा हुआ था, लेट से 8वें पद का अनुपात पूछा होता, तो क्या करते? 8 का डबल करते, 8 दूनी 16, भाई 8 का डबल करते, एक घटा देते, 8 दूनी 16 में से एक गया 15, तो एन की वैल्यू 15 आ जाती। तो यहां रख देते 15, तो 15 का वर्ग 225 और 1 226, 225 और 1 226, और 15 दूनी 30 में से 3 गया 27, तो 226/27 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। हाँ है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरा काम था समझाना डिटेल में एक बार। करिए जी।
बहुत सुंदर। देखिए जी, ये भी एक एक्सप्रेशन है और समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई बुराई होगी इसमें। देखिए जी, कहता है कि इफ ऑफ सम ऑफ एन टर्म इज एन स्क्र प्लस टू एन। ये एक्सप्रेशन है सम ऑफ एन टर्म एन स्क्र प्लस टू एन। अगर मैं एन की वैल्यू वन रख दूं तो सम ऑफ वन टर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सम ऑफ वन टर्म यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म। वही अगर कोई सीरीज है, मान लीजिए लिखा मैंने 5, 8, 11 और इसी तरह आगे, हाँ है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट टर्म का सम बताइए, सम ऑफ वन टर्म। तो आप कहेंगे अरे बावले हो क्या सर, जो पहला टर्म होगा वही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, सीधी बात है। तो एन की वैल्यू अगर मैं वन रख दूं तो यहाँ वन का स्क्वायर वन और वन इंटू टू वन मतलब टू, तो एक और दो तीन। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि मेरी फर्स्ट टर्म ही तीन है। इस बात का मेरे प्यारे बच्चों मेरा मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है? तीन। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। अगर मैं एन की वैल्यू टू रख दूं, सम ऑफ टू टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म क्या होगी? मतलब फर्स्ट टर्म, भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जोड़। तो इनकी वैल्यू दो रखेंगे तो दो का वर्ग कितना आया? चार, और दो दूनी चार। भाई इनके लिए दो रखेंगे, दो का वर्ग चार, दो दूनी चार, चार चार आठ। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे बच्चों है आठ। मेरी बात समझ रहे हैं? अब टी वन प्लस टी टू आठ है, तो टी वन कितनी है मेरे बच्चे? तीन। तो टी टू आपको निकालनी है, ये आठ है। तो टी टू कितनी आ गई? पांच है। उधर जाके माइनस करेंगे तो कितनी आएगी? पांच। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म है कितनी? तीन। सेकंड टर्म जो है वो है पांच। तो ये एक एपी बन गई, हाँ है ना। तो वो ये कह रहा है कि ओहो, पहला पद और सार अंतर ज्ञात करिए। तो फर्स्ट टर्म तो तीन होगी और कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पांच में तीन गया तो फर्स्ट टर्म तीन होगी और कॉमन डिफरेंस दो होगा, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए मित्र, प्लीज करें, करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करनी थी। जिन भी बच्चों ने वो किए हैं 966766 ये एक नंबर है। इस नंबर पे आपने अगर जो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स की सीट दी थी, अगर उसके आपने सॉल्यूशन बनाए हैं मेरे बच्चे, तो आप मुझे वो सॉल्यूशन भेज सकते हैं। साथ ही साथ उस सीट में कोई आपको दिक्कत आई, कोई एरर है,
अगर आपको लगी हो तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये मेरा नंबर नहीं है, मेरे ही किसी एक साथी का नंबर है, स्टाफ का। तो आप उस नंबर पे ये सारी चीजें भेजेंगे और ये उसका पर्सनल नंबर है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे कोई कॉल ना करिएगा, क्योंकि वो उठाएगा और उससे आपका कोई संबंध भी नहीं। तो आप सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, ताकि जो व्हाट्सअप होंगे वो मैं उससे पिक कर लूंगा, जो जो ठीक होंगे। और जिस बच्चे का सबसे ठीक मिलेगा उसको मैं पर्सनली कॉल भी करूंगा। ठीक है। सीट नहीं मिले, नंबर ऑफ फैक्टर का नोट्स में सीट डल गया था उसी दिन। उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी आप बता दीजिए, वो मैं करा दूंगा। जो डाउट भी है वो भी सब चीजें करा देंगे, घबराने की बात नहीं है। अभी सवाल पे आते हैं। देखिए यार, इससे भी एक बड़ी बात है, जब भी मेरे बच्चों किसी नंबर को 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में बांटना हो, और ऐसे टुकड़ों में बांटना हो जो एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन शो करते हैं, जो एक समानांतर श्रेणी बनाते हैं, ऐसे टुकड़ों में बांटना हो जो कि एक समानांतर श्रेणी बनाते हैं, तो कैसे बांटे उनको वो मैं समझाता हूं। तो जब भी 3 टुकड़ों में बांटे तो आप इस तरह से बांटे, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। 5 टुकड़ों में बांटे तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। हाँ है ना। 7 टुकड़ों में बांटे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। हाँ है ना। तो ये इसका एक मेरे बच्चे तरीका होता है सवाल को सोल्व करने का। हाँ है ना। अगर 3 टर्म में बांटे, 5 टर्म में बांटे, 7 टर्म में बांटे, इसका फायदा ये है कि जब भी आप इन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे, इन पदों को, तो डी कैंसिल हो जाएगा और इनमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ है ना। ऐसे इन सबको जोड़ोगे, डी कैंसिल हो जाएगा और ए में आंसर आ जाएगा, और इनमें डिफरेंस निकालेंगे सेम आएगा। हाँ है ना। जैसे सवाल के थ्रू समझाता हूं। ये आपके सामने एक सवाल है, आप प्लीज पढ़ें इस सवाल को। सवाल में कह रहा है, यदि संख्या 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि जिसमें इसके पद समानांतर श्रेणी में है। कहता है 15 को 3 हिस्सों में बांटा और तीनों हिस्से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को शो करते हैं, और इन पदों के वर्गों का योग 83 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, मुझे और आपको एक ही बात समझनी है यहाँ, क्या कि भाई कोई नंबर 15 है जिसको बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया, तो 3 हिस्से में लेने चाहिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हाँ है ना। ये 3 नंबर मानने चाहिए। और 15 को बांटा है 3 हिस्सों में, तो इसका मतलब इन तीनों टुकड़ों का योग 15 होगा। जब आप इन्हें जोड़ने जाएंगे तो प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, ए 3 बराबर 15 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी इस तरीके से नंबर को बांटने में आप एक वेरिएबल जल्दी खत्म कर देंगे डी को, और ए में वैल्यू आ जाएगी। अगर ए में वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब पहली टर्म होगी 5 माइनस डी, पहली टर्म होगी 5 माइनस डी, दूसरी टर्म होगी ए की वैल्यू 5, और तीसरी टर्म होगी 5 प्लस डी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यानी जो तीनों टर्म थी वो एक 5 माइनस डी थी, एक 5 थी और एक 5 प्लस डी थी। लेकिन वो ये कह रहा है कि इन पदों के वर्गों का योग एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। कहते हैं इनके वर्गों का योग 83 है। यानी इसका स्क्वायर कर दे, प्लस इसका स्क्वायर कर दे, प्लस इसका स्क्वायर कर दे, तो ये 83। अब मेरे बच्चे निकालते हैं कहानी को। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, यानी 5 का और 25, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस 2 ए बी 10 डी, 25 25 प्लस डी स्क्वायर, हाँ है ना, और प्लस में 10 डी बराबर 83। हाँ है ना मेरे भाई। अब 10 डी से प्लस 10 डी घटा, डी स्क्वायर 2 डी स्क्वायर आएगा जी। 25 25 25 75 आया, 75 उधर जाएगा माइनस का, तो 8 आएगा। 2 को काटोगे 4 आएगा, तो डी स्क्वायर अगर 4 है मेरे बच्चे, तो डी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2। आप शायद ये बात जानते ही होंगे, वरना बाद में पढ़ेंगे मुझसे, कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है
माफ करिए भाई। तो x की वैल्यू +-5 होगी, लेकिन अगर x इक्वल टू √25 है तो x की वैल्यू मात्र √5 ना +5 होगी। दोनों में डिफरेंस है, हाँ है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इनइक्वालिटी वहां ये बातें समझाऊंगा। तो d की वैल्यू आ गई +-2, तो कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी डिफरेंस आप +2 भी ले सकते हैं और -2 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं +2 लूंगा तो भाई नंबर थे 5-2, मैंने यहां लिख देता हूं भाई, एक था 5-t, एक था 5 और एक था 5 + t। अगर मेरे बच्चों मैं यहाँ पे d की वैल्यू +2 ले लूं तो 5 में 2 गया 3, 5 और 5 में 2 जोड़ा 7। और अगर -2 ले लूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7, 5, 5 में से 2 गया 3। तो सबसे छोटा नंबर तो 3 ही आएगा दोनों कंडीशन, और उसने यही पूछा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चे कितना, 3। कुछ का काम है चिल्लाना, चिल्लाते ही रहेंगे। करें भाई प्लीज। करिए जी।
देखिए भाई, बीस को चार भागों में बांटा गया जो समानांतर श्रेणी में। कहता है यदि उनका पहले और चौथे भाग का गुणनफल से दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात इतना इतना है। देखिए भाई, चार भाग बांट लेते हैं। एक भाग होगा ए माइनस, अच्छा चार भाग का मैंने नहीं बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ओड नंबर में मानना हो तो कैसे माने, ए माइनस डी, ये वाला। लेकिन अगर इवन नंबर में नंबर ऑफ टर्म माननी हो तो कैसे, जैसे चार टर्म माननी हो, छह टर्म माननी हो तो कैसे माने। तो चार इवन में माननी हो तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। छह में माननी हो तो ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए प्लस 5D। इस तरह से मेरे बच्चे चीजों को हम मानते हैं, है ना। मानने के पीछे लॉजिक यही रहता है कि आपस में कट जाए, क्योंकि अगर हम ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D लेंगे और उन्हें जोड़ेंगे तो डी कटेगा नहीं। जब तक आप अपने हाथ से कुछ करके नहीं देखेंगे, खुद से मान के नहीं देखेंगे, चीजें समझ नहीं आएंगी बेहतरीन तरीके से। तो अब आइए इस वाले सवाल पे, तो हम चार टर्म मान लेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइन प्लस 3D। अब कह रहा है कि इन चारों का योग जो होगा वो 20 होगा, क्योंकि इन चारों को बांटा 20 में। तो मेरे बच्चे जब जोड़ोगे इन्हें तो ये 20 आएगा। तो 3D प्लस से माइनस 3D, माइनस डी से प्लस डी, ए चार है, चार है बराबर 20। तो ए की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो कितनी आई, 5। हाँ जी, 5 माइनस 3D, ये 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, 5 प्लस 3D। ठीक है जी। अब कह रहा है यदि उनका पहले और चौथे पद का गुणनफल, पहले और चौथे यानी 5 माइनस 3D और 5 प्लस 3D, और दूसरे और तीसरे 5 माइनस डी और 5 प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट का रेशियो 2:3 है। मेरे प्यारे बच्चों, बस अब इतनी सी बात समझ के सोल्व कर दीजिए। यहां करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 25 माइनस 3 का 9D स्क्र। यहां करेंगे तो 25 माइनस डी स्क्र बराबर 2/3। क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, 25 3 75 भैया, माइनस 27D, 25 दूनी 50 माइनस 2D। इधर उधर लाएंगे तो डी स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इधर 27 में 2 गया 25, 75 में 50 गया 25, 25 से 25 कट के डी स्क्वेयर की वैल्यू 1। अब डी स्क्वेयर की वैल्यू 1 तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो अगर आप +1 लेंगे तो 5 में 3 गया 2, 5 में गया 4, 5 में 1 गया जोड़ा 6, 5 में 3 जोड़ा 8। अब माइनस में लेंगे तो भी छोटी टर्म 2 होगी और बड़ा टर्म 8 होगा, प्लस में लेंगे तो भी बड़ा टर्म 8 और छोटी टर्म 2 ही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा भाग पूछा तो सबसे बड़ा भाग होगा इसका 8, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।